नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में बढ़ने लगा कोरोना सरकार हुई अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने सावधान रहने की दी हिदायत। चंपावत में एक छात्रा की मौत। मौसम बदलने से अस्पतालों में बढ़ने लगी मरीजों की संख्या। चारधाम यात्रा के लिए आज से शुरू होगी टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग। 22 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा। यूकाडा ने केदारनाथ हेली सेवा के लिए तैयारी की पूरी। भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलने में 19 दिन शेष। 27 अप्रैल को सुबह 7:15 पर खुलेंगे कपाट। आम श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। जोशीमठ के मुख्य बाजार में गंदे पानी को हो रहा रिसाव। रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं इस मार्ग से, घरों तक भी पहुंच रहा है गंदा पानी। हल्द्वानी नगर निगम के लिए मददगार साबित होगी जटायु मशीन। खाली प्लॉटों से कूड़ा साफ करने में ली जाएगी मदद। मेयर और नगर आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून G20 समिट से पहले ऋषिकेश की सड़कें चमक जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि नरेंद्र नगर की सड़कें और पुल दोनों नगरों में विभिन्न कार्यों के लिए शासन से 70 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। 25 से 27 मई और 26 से 28 जून को नरेंद्र नगर और ऋषिकेश में बैठकें होनी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी श्रीनिवास पंत सीधे देहरादून से जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, G20 समिट की बैठकें होने वाली है, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा उसमें? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा आज उत्तराखंड में G20 की समिट की 3 महत्वपूर्ण बैठकें उत्तराखंड को मिली है, जिसमें से जो पहली बैठक थी वो रामनगर में आयोजित हो चुकी है। यानी रामनगर में आयोजित होने के साथ साथ उसका एक अच्छा संदेश पूरे देश में गया है और अच्छी व्यवस्थाएं राज्य सरकार की ओर से की गई थी। क्योंकि अब जो अगली G20 की बैठक है वो ऋषिकेश में होनी है और ऋषिकेश में टिहरी वाला जो इलाका, नरेंद्र नगर से ऋषिकेश वाला जो इलाका है, इसको लेकर राज्य सरकार ने तमाम अवस्थापना के विकास के कार्य, अवस्थापना के कार्यों को द्रुत गति के साथ करने के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए हैं। गढ़वाल कमिश्नर को निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में शासन ने 70 करोड़ रुपए का बजट इस कार्यों के लिए स्वीकृत कर दिया है। यानी नरेंद्र नगर से लेकर के ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, मुनिकी रेती का जो इलाका है उसको पूरा सौंदर्यकरण करने के साथ साथ रंग रोगन का काम किया जाएगा। उसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक किया जाएगा, सड़कों का डामरीकरण किया जाएगा। इसके मद्देनजर पूरी व्यवस्थाएं की जाएगी, क्योंकि G20 की जो अगली बैठक है वो 25 से लेकर के 27 के बीच में मई के महीने में होनी है ऋषिकेश में, और उसके बाद 26 से लेकर के 28 जून को फिर तीसरी बैठक उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित की जाएगी G20 समिट की। इसको लेकर के राज्य सरकार पूरी द्रुत गति के साथ कार्य करना चाहती है। गढ़वाल कमिश्नर को नोडल अधिकारी के तौर पर उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मौके पर सभी कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित किया जाए ताकि उत्तराखंड की संस्कृति वहां पर नजर आए। और ऋषिकेश में जब वो आरती देखे तो एक आध्यात्मिक के दौर में उत्तराखंड की एक पहचान देश और दुनिया के सामने जाए। उसके अलावा टिहरी जनपद में अगर टिहरी डैम उनको देखने जाना है G20 समिट के प्रतिनिधियों को, तो वो भी उनको वहां पर दिया जाए। जब उनको रात्रि विश्राम के साथ रात्रि भोजन की व्यवस्था की जाएगी तो उसमें जो उत्तराखंड के पहाड़ी व्यंजन है उसको प्रमुखता के साथ रखा जाए। तो ये पूरी तमाम व्यवस्थाएं हैं जो राज्य सरकार अपने G20 की समिट के तहत उत्तराखंड को, क्योंकि मेजबानी मिली है तो जाहिर सी बात है कि एक बेहतर प्रबंधन यहाँ पर करना चाहती है। जो रामनगर में किया था उसी तरीके का आयोजन उत्तराखंड के ऋषिकेश में 25 से लेकर के 28 मई और 26 से लेकर के 28 जून के बीच में दोनों जो समिटें होने वाली है वहां पर करना चाहती है। इसके लिए शासन ने 70 करोड़ का बजट की पहली किस्त भी जारी कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास पूरी जानकारी के लिए।
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंताएं गहराने लगी हैं। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले राजधानी देहरादून में देखने को मिले हैं। हालांकि जिस तरह से प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे विभाग के माथे पर चिंताएं जरूर गहराने लगी हैं। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश ने कहा कि प्रदेश में हमने कोरोना के मद्देनजर गाइडलाइन तय की है। साथ ही सभी अस्पतालों में जरूरी दवाइयां इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कोरोना के जो मामले अभी तक दर्ज किए हैं, इनमें ऐसे कोई घातक लक्षण अभी तक देखने को नहीं मिले। एक सामान्य वायरल की तरह लक्षण देखने को मिले हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एहतियात बरतने की जरूर आवश्यकता है। हॉस्पिटल में रूटीन जांच के दौरान कोविड की पुष्टि हो रही है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा अभी रिकवरी परसेंटेज लगभग 96% है। और केंद्र के गाइडलाइंस के अनुसार अभी सभी ज़िलों के सीएमओस और डीएम्स को निर्देशित कर दिया गया है कि वो अपना टेस्टिंग बढ़ा दें, टेस्टिंग परसेंटेज बढ़ा दें, और जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उसमें भी तेजी ले आए। हमने भारत सरकार से लगभग 1 लाख और डोसेस कोविशील्ड की मांग की। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देख होम्योपैथिक विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है। होम्योपैथिक विभाग के द्वारा डॉक्टर उर्मिला बिष्ट के नेतृत्व में लोहाघाट के अस्पताल परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर उर्मिला बिष्ट व उनके सहयोगियों के द्वारा कई मरीजों का उपचार कर निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। डॉक्टर उर्मिला ने कहा कि प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। कोरोना के लिए भी विभाग के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है तथा इम्यूनिटी बूस्टर बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए भी होम्योपैथिक विभाग पूर्णतया तैयार है। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। डॉक्टर उर्मिला ने कहा कि विभाग के द्वारा हफ्ते में 2 दिन इस प्रकार के शिविर लगाए जा रहे हैं और लोगों को कोरोना के लिए जागरूक किया जा रहा है। मालूम हो कि शुक्रवार को जिले में एक संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव 16 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई थी। छात्रा एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद सीएमओ चंपावत ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड में रख दिया। वहीं छात्रा की मौत से क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल है। एक जनरल शिविर लगा रहे हैं जिसमें हर चीज का हम इलाज कर रहे हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, जोड़ों का दर्द, और इसमें और भी कोई समस्या, स्किन की डिजीज, कोई भी प्रॉब्लम लेके पेशेंट आ रहा है तो हर चीज का इलाज दिया जा रहा है शिविर में। निःशुल्क शिविर हम जगह जगह हर हफ्ते 2 शिविरों का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मरीजों को जगह जगह जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं हम लोग कि आप लोग आके यहाँ लाभ उठाएं और शिविर का। देहरादून कोरोना को लेकर सरकार अब अलर्ट हो गई है। संक्रमण नहीं थमा तो यात्रा के लिए अलग से एसओपी जारी होगी। वहीं आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा के लिए अब मात्र 2 सप्ताह का समय बच गया है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा में संक्रमण की दर बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। कोविड संक्रमण नहीं थमा तो 22 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा के लिए केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों पर अलग से एसओपी जारी की जाएगी। देश के जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं से सबसे अधिक श्रद्धालु 4 धाम यात्रा में आते हैं। ऐसे में सरकार के सामने यात्रा के दौरान संक्रमण रोकथाम की चुनौती रहेगी। 4 धाम यात्रा में संक्रमण प्रभावित राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं से संक्रमण का प्रसार बढ़ सकता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देहरादून से हिमांशु बरमोला लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, कोरोना संक्रमण लगातार उत्तराखंड में बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में लेकिन सरकार की क्या पहल सामने आई है? निश्चित रूप से फातिमा, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण एक बार फिर पैर पसार चुका है। वहीं शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक बैठक की थी और इस बैठक में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी प्रतिभाग किया था। और इस प्रतिभाग के दौरान उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया उनको अवगत करवाया कि कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या, कर्नाटक की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, देश के सभी राज्यों से उत्तराखंड आते हैं और ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जाएगा। हालांकि धन सिंह रावत ने यह भी कहा है कि 4 धाम यात्रा के तहत अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा या केंद्रीय मंत्रालय द्वारा और उत्तराखंड सरकार द्वारा एसओपी जारी करनी पड़े तो एसओपी भी अलग से 4 धाम यात्रा के लिए जारी की जाएगी। और इसी के साथ अभी तक की बात की जाए तो अभी तक कोरोना के मामले उत्तराखंड में एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 29 केस यहाँ पर मिले हैं और 29 में से 21 केस सिर्फ राजधानी में मिले हैं। और
इसी के साथ 35 लोग कोरोना से भी ठीक हुए हैं और साथ ही साथ जो सक्रिय मामलों की संख्या है वो अभी 87 पहुंच चुकी है। और इसी के साथ ही कोविड की बात की जाए, कोविड वैक्सीन की, तो कोविड वैक्सीन की 100% डोज, पहली डोज यहाँ पर लोगों को लग चुकी है, दूसरी डोज 92% लोगों को लग चुकी है। वहीं तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज की बात की जाए तो बूस्टर डोज अभी तक फिलहाल 25% लोगों को लगी है। हालांकि अभी कोविड के जो वैक्सीन है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य सचिव ने अभी ये कहा है कि 5 लाख अतिरिक्त कोविड वैक्सीन की मांग की गई है। और इसी के साथ चारधाम यात्रा के तहत पूरी तरीके से राज्य सरकार अब अलर्ट मोड पर आ गई है। जी फातिमा। हिमांशु, चारधाम यात्रा भी अब कुछ ही दिन में शुरू हो जाएगी, ऐसे में लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कोविड का प्रसार लगातार बढ़ रहा है? जी निश्चित रूप से जो चारधाम यात्रा शुरू हुई थी वो कोविड के 2 साल बाद शुरू हुई थी, 2022 में शुरू हुई थी। तो ऐसे में सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी की थी और इसी के तहत अब वर्तमान समय की बात की जाए तो 10 अप्रैल को सभी चिकित्सा इकाइयां, उत्तराखंड की जितने भी हॉस्पिटल है वहां पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और कोविड के बारे में एक बार फिर से जागरूक किया जाएगा। इसी के साथ ही प्रशासन की बात करें, सरकार की बात की जाए तो उत्तराखंड में अभी 11 ऐसे सरकारी सैंपल इकट्ठा करने वाले केंद्र बनाए गए हैं जहां पर RT-PCR के टेस्ट होते हैं और वहां पर दिन में 13 से 15 हजार के आसपास एक दिन में टेस्ट होते हैं। साथ ही साथ कई जगह पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी केंद्र बनाए गए हैं। और चारधाम यात्रा के लिए साफ कहना है कि कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि आंकड़ा इस बार चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का आसमान छू सकता है। पिछली बार 50 लाख लोगों ने यहाँ पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे और लगातार सरकार इस आंकड़े को बढ़ाना चाह रही है। और निश्चित रूप से कोविड के तहत कई गाइडलाइन जारी की गई थी पिछली बार भी, और इस बार भी साफ तौर पर कहा गया है कि चारधाम यात्रा के तहत अगर अलग से SOP जारी करनी पड़े तो SOP भी जारी की जाएगी। साथ ही साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और 10 अप्रैल को एक बार फिर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। जी फातिमा। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु पूरी जानकारी के लिए। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट ग्रीष्मकालीन हेतु 19 दिन बाद खुल जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान बद्री विशाल जी के धाम की, जिस धाम के कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल सुबह 7:15 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। बता दें कि अब दिन दूर नहीं जब भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट ग्रीष्मकालीन हेतु 6 महीनों के लिए खुल जाएंगे। तब भगवान बद्री विशाल जी के धाम में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में देश और विदेश के हर कोने कोने से पहुंचेंगे नारायण भक्त। बता दें कि प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। लगातार प्रशासन की टीम कई बार भगवान बद्री विशाल जी के धाम का जायजा ले चुकी है। यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, जिसके लिए सड़कों का कार्य भी बहुत तेजी से BRO के द्वारा लगातार किया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। बने रहें जन टीवी के साथ। भैया, हाँ कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा, क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई ने भी तो कोशिश की थी। देखो, बिना सिफारिश के तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो, अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी, वो 6 साल पुरानी बात है। क्यों, अब कोई चमत्कार हो गया क्या, या तेरी कोई बड़ी पहचान निकल आई? पिताजी, चमत्कार ही समझिए। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की नकेल कस दी गई है। अब योग्यता की पहचान हो रही है। सही कहा। योगी सरकार अभी युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो भी फ्री में। जा, तुम मन लगा कर, जो मैं नहीं कर सका वो तो कर। जी भैया, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाके। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। के
बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। आज से शुरू होगी टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग। वहीं आपको बता दें कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा ने केदारनाथ हेली सेवा के लिए तैयारी पूरी कर ली है। IRCTC की ओर से 8 अप्रैल को दोपहर 12 बजे हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग खोल दी जाएगी। हेली टिकट बुक कराने के लिए चारधाम यात्रा का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के टिकट की बुकिंग नहीं हो पाएगी। वहीं आपको बता दें कि एक समय में एक ईमेल आईडी से 6 सीट और समूह में यात्रा करने पर 12 सीटों की बुकिंग कर सकते हैं। पूरे यात्रा काल में एक आईडी पर 2 बार ही टिकट बुकिंग की सुविधा होगी। वहीं पहली बार हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग होने जा रही है। IRCTC के माध्यम से ये बुकिंग की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि IRCTC की www.heliyatra.irctc.coin पर हेली सेवा टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन भंडारी सीधे देहरादून से जुड़ गए हैं। नवीन, चारधाम यात्रा के लिए अब ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी, क्या कुछ कहना है आपका? नवीन, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? तो चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकटों की अब बुकिंग शुरू हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 25 अप्रैल को, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जोशीमठ से नवीन भंडारी जुड़ गए हैं। नवीन, चारधाम यात्रा की अब ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्या कुछ कहना है आपका? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज से शुरू हो जाएगी टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग। और आपको बता दें कि 22 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम की तो यात्रा चल रही है। ऐसे में जो प्रशासन है, प्रशासन की लगातार चारधाम की यात्रा को लेकर के लगातार मुस्तैदी के साथ खड़ी है। और कहीं ना कहीं बात की जाए, अगर 25 अप्रैल को जो भगवान केदारनाथ धाम के जो कपाट खोले जा रहे हैं और उत्तराखंड के नागरिक उद्यान विभाग प्राधिकरण केदारनाथ हेली सेवा के द्वारा जो तैयारियां पूरी की गई है, वही बात करें अगर। शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए। लक्सर में एक निजी औद्योगिक संस्थान प्रबंधन के खिलाफ उसके पूर्व कर्मचारी एक बार फिर से धरना प्रदर्शन को अंजाम देना शुरू कर चुके हैं। दरअसल लक्सर के एक टायर निर्माण संबंधित औद्योगिक संस्थान प्रबंधन के खिलाफ संस्थान के कुछ पूर्व कर्मचारियों द्वारा पुरकाजी मार्ग पर एकत्र होकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। संस्थान के पूर्व कर्मचारियों के मुताबिक इस धरना प्रदर्शन के जरिए उनके द्वारा संस्थान प्रबंधन से उन्हें पुण्य भर्ती किए जाने की मांग की जा रही है। धरनारत पूर्व कर्मचारियों के मुताबिक कुछ वर्ष पूर्व उन्हें सहायता राशि देकर VSS प्रक्रिया के तहत कार्य मुक्त कर दिया गया था, जिसमें संलग्न की गई शर्त के मुताबिक उन्हें भविष्य में होने वाली भर्तियों में वरीयता दिए जाने की बात प्रबंधन द्वारा कही गई थी। पूर्व कर्मचारियों का आरोप है कि मौजूदा समय में संस्थान में भर्ती जारी है, मगर पूर्व कर्मचारियों को संस्थान प्रबंधन द्वारा शर्त के मुताबिक उन्हें भर्ती में वरीयता नहीं दी जा रही है, जिसे लेकर उनके द्वारा धरना प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा है। फुसलाया कर ना कहा भाई ऐसा आप लोग मैन पावर ज़्यादा होने की वजह से आप लोगों को 2 लाख रुपए की सहायता देकर बाहर निकाल रहे हैं। और बाहर निकाल कर अगर कभी भी कंपनी भविष्य में लाभ में आती है या वैकेंसी होती है तो सबसे पहले प्राथमिकता आप लोगों को दी जाएगी जिन लोगों ने VSS ले रखा है। तो इस मुद्दे पर हम बैठे हैं और जब तक कंपनी वाले हम सब बात नहीं करते या क्या नाम हम अंदर नहीं लेते एक एक लड़के को, तब तक हम धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे, चाहे हमें इसके लिए भूख हड़ताल, आमरण अनशन कुछ भी करना पड़े। जब हमें VSS दिया था तो इन्होंने कहा था कि जब आपकी हमें ज़रूरत होगी तो हम आपको सबसे पहले आपको लेंगे, और इन्होंने हमें सहायता राशि दे के 2 लाख रुपये सहायता राशि दे के हमें घर बिठा दिया था। अब अंदर 500 की वैकेंसी है तो हमारी मांग थी हमें पहले अंदर लिया जाए। जोशीमठ मुख्य बाजार में ठीक बद्रीनाथ नेशनल हाईवे गुजरती है और उसी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मुख्य बाजार में मुख्य सड़क पर गंदा पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके चलते आम जनमानस को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि उसी मुख्य सड़क का गंदा पानी सीधा कई परिवारों के घरों तक पहुंच रहा है, जिसके चलते कई घरों को इस वक्त खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट खोलने में अब बस चंद दिन बाकी हैं और ऐसे में मुख्य बाजार में किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं।
सकते हैं। यहाँ तो मुख्य सड़क पर जबरदस्त गंदा पानी मुख्य सड़क पर निकल रहा है, जबकि जोशीमठ मुख्य बाजार में हर दिन हजारों लोगों की आवाजाही होती रहती है। ऐसे में पैदल चलने वाले राहगीरों को यहाँ पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि ऊपर मुख्य बाजार पे पानी का रिसाव हो रहा है, ये पानी पिछले 3 दिन से रिसाव होना शुरू हुआ है और इसी रिसाव के कारण ही हमारे घर के अंदर भी पानी आना शुरू हो गया, जिसका अभी तक कोई पता नहीं लग रहा है कहाँ से पानी आ रहा है। और ये पानी इतना है कि हमने 10-20 ड्रम भर के फेंक चुके हैं अभी तक पानी, और इस पानी से पूरी बिल्डिंग को भी नुकसान है, बिल्डिंग भी कभी भी धराशायी हो सकती है, जिसको हमने शासन प्रशासन को भी लेटर लिख के दे दिया है अभी तक, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उत्तराखंड में जहां एक और कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है, तो वहीं मौसम की मार भी अब दून वासियों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। मौसम बदलते ही हॉस्पिटल में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। दून हॉस्पिटल के डॉक्टर सुशील ओझा की माने तो उनका कहना है कि जब भी मौसम बदलता है तो बीमारियां जन्म लेती हैं। खासकर जब गर्मियों का सीजन आता है तो आंखों की बीमारी उत्पन्न होने लगती है। बच्चों की आंखों में भी एलर्जी की समस्या होने लगती है। खासकर मोबाइल देखने से भी इस एलर्जी का प्रकोप आंखों में भी देखने को मिलता है। इससे बचने के लिए आंखों पर चश्मा लगाकर रखें और बच्चों को धूप में ना खेलने दें। मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी कम करें। बदलता है, ठंडी से एकदम गर्मी आती है या गर्मी से ठंड आती है, तो इस समय में एलर्जी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इस समय धूल भी ज़्यादा होती है, वातावरण में धूल के कारण भी होती है, और बच्चे ज़्यादातर बाहर खेलते हैं तो उसके कारण भी होती है। और आजकल के समय में मोबाइल का यूज़ भी एक बड़ा कारण है, जिसके कारण एलर्जी जो है बच्चों में तेज़ी से गर्मी के मौसम में एग्रीवेट हो जा रही है। खबर जनपद उत्तरकाशी से है, जहां 6 अप्रैल 2003 को सहारा कृष्णियन अकादमी की स्थापना हुई थी। 20 साल सफल संचालन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में प्रतिभाग कर अपनी कला को प्रदर्शित किया। साथ ही सहारा क्रिश्चियन अकादमी के डायरेक्टर आर स्टोफन दयाली का कहना है कि छात्र छात्राओं को शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, परिपूर्ण कल्याण हो, इसी उद्देश्य के साथ अकादमी की स्थापना की थी। वहीं राधिका दयाली का कहना है कि छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और नई ऊर्जा के साथ राज्य का निर्माण हो। डे मनाने का और इस प्रोग्राम को करने का जो है उद्देश्य है कि हमारे स्कूल में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इंस्पायर करना, उनको इनकरेज करना, उनको एम्पावर करना थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब सब्जेक्ट, जैसा कि कल्चर के ऊपर, ट्रेडिशन के ऊपर और योगा के ऊपर, खेलकूद के ऊपर और डांस हुआ, बहुत सारा कंपटीशंस है, उस सारा चीज़ों के ऊपर जो है हमें एम्पावर करने के लिए इस प्रकार से हम कार्यक्रम करते हैं। इसका विशेष उद्देश्य बच्चों का हमें डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। बच्चों, छोटे बच्चों का हो या बड़े बच्चों को हो, उन सब का शैक्षिक विकास, उनका शैक्षिक हो या कल्चरल हो, ऑल ओवर डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। उनको, बच्चों को एज अ लीडरशिप, समाज में कैसे उनको अच्छा बनना, एक समाज में अच्छा व्यक्तित्व को रखना, केवल पढ़ना नहीं, पढ़ने के साथ साथ उनके अंदर बहुत सारे गुण होना चाहिए, जिसको हम बच्चों को सिखा रहे हैं और बता रहे हैं और बना रहे हैं। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बढ़ने लगा कोरोना, सरकार हुई अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने सावधान रहने की दी हिदायत। चंपावत में एक छात्रा की मौत। मौसम बदलने से अस्पतालों में बढ़ने लगी मरीजों की संख्या। चारधाम यात्रा के लिए आज से शुरू होगी टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग। 22 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। युकाडा ने केदारनाथ हेली सेवा के लिए तैयारी की पूरी। भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलने में 19 दिन शेष। 27 अप्रैल को सुबह 7:15 पर खुलेंगे कपाट। आम श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। जोशीमठ के मुख्य बाजार में गंदे पानी को हो रहा रिसाव। रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं इस मार्ग से, घरों तक भी पहुंच रहा है गंदा पानी। यहां के वंशजों का जीना हुआ मुहाल। हल्द्वानी नगर निगम के लिए मददगार साबित होगी जटायु मशीन। खाली प्लॉटों से कूड़ा साफ करने में ली जाएगी मदद। मेयर और नगर आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अरे इतनी आसान है क्या खेती? कभी खाद और बीज के खर्चे की चिंता, कभी फसलों के दाम की, ऊपर से बिचौलिए और नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं हमारी मेहनत की फसलों पर। अरे क्या आता है हमारे हाथ? एक और कर्जा? बेटा तुम तो खेती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। बाबा, इन 6 सालों में कितना कुछ बदल गया है ना हमारी जिंदगी में। अब ना तो खाद और बीज के खर्च की चिंता है और ना ही फसलों के मिलने वाले दाम हमारी मुस्कान छीनते हैं। और बिचौलिए वो तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। ये लो बाबूजी, गन्ने के पैसे आ गए खाते में। अच्छा? हाँ। चल चल। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल।